नमस्कार। आधुनिक वैश्विक वित्तीय प्रणाली की शुरुआत, इसके काम करने के तरीके और अंततः इसके ढह जाने के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध की राख और तबाही से निकलकर आखिर कैसे महज एक अकेली करेंसी ने पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपना दबदबा कायम कर लिया। ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे अमेरिकी डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी का निर्विवाद केंद्र बन गया। आज के हमारे इस सफर में हम 1930 के दशक के उस आर्थिक बवाल से शुरू करेंगे। ब्रेटन वुड्स के नए मौद्रिक सिस्टम को समझेंगे, अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी देखेंगे, फिर सोने के खूंटे में आई दरारों और निक्सन शॉक पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि 21वीं सदी में इसकी क्या विरासत बची है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है उस महासम्मेलन से पहले मची अराजकता से, यानी 1930 का दशक और दूसरा विश्व युद्ध। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की नींव भारी आर्थिक तबाही के बीच रखी गई थी। उस वक्त पूरी दुनिया महामंदी और विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों ने बेगर दाय नेबर, यानी सचमुच अपने पड़ोसी को भिखारी बनाने वाली नीतियां अपना ली थीं। आसान शब्दों में कहें तो हर देश अपने निर्यात को बढ़ाने और खुद को बचाने के लिए अपनी अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझकर गिरा रहा था और व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा था। इस विनाशकारी आर्थिक युद्ध ने ग्लोबल मार्केट्स को पूरी तरह अलग थलग कर दिया था। और इसी तबाही को रोकने के लिए 1944 में नींव रखी गई एक नए सिस्टम की, ब्रेटन वुड्स। 1944 में दुनिया को इसी आर्थिक पतन से बचाने के लिए 44 मित्र देशों के डेलीगेट्स अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में इकट्ठा हुए। उनका लक्ष्य युद्ध के बाद की एक सुरक्षित आर्थिक प्रणाली का निर्माण करना था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात थी उस समय के दो महान अर्थशास्त्रियों के बीच की जबरदस्त वैचारिक टक्कर। एक तरफ थे ब्रिटेन के जॉन मेनार्ड कीन्स, जो एक ग्लोबल ग्रोथ फोकस्ड सिस्टम और बैंकोर नाम की एक बिल्कुल नई विश्व रिजर्व करेंसी चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हैरी डेक्स्टर व्हाइट थे, जिनका जोर मूल्य स्थिरता और राष्ट्रीय मुद्राओं और सोने के एक सीमित फंड पर था। अब जाहिर है उस वक्त अमेरिका की भारी भरकम आर्थिक और सैन्य ताकत को देखते हुए अंततः व्हाइट की योजना को ही हरी झंडी मिली। तो आखिर ये नया सिस्टम काम कैसे करता था? इसके 3 बिल्कुल स्पष्ट नियम थे। पहला, सभी सदस्य देशों को अपनी राष्ट्रीय करेंसी को अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़ना था। दूसरा, अमेरिका ने डॉलर को सोने से फिक्स कर दिया, $35 प्रति ऑन्स के रेट पर। और तीसरा, एक्सचेंज रेट्स को सिर्फ 1% के बैंड के भीतर ही उतार चढ़ाव करने की अनुमति थी। बस इसी एक तयशुदा विनिमय दर व्यवस्था ने अमेरिकी डॉलर को शाब्दिक रूप से सोने जितना खरा बना दिया। इस पूरे ग्लोबल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 बड़े खंभे खड़े किए गए। पहला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF। इसका काम था एक्सचेंज रेट्स पर नजर रखना और आर्थिक घाटे का सामना कर रहे देशों को रिजर्व करेंसी उधार देना। और दूसरा था वर्ल्ड बैंक, जिसे युद्ध के बाद तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए लोन देने का जिम्मा सौंपा गया। ये संस्थाएं भविष्य के किसी भी आर्थिक युद्ध को रोकने का एक मास्टर प्लान थीं। लेकिन इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा नतीजा निकला, एक हाइपर पावर का उदय, यानी अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व। इस नई ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में एक अभूतपूर्व और बेहद मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। अब ये हाइपर पावर या महाशक्ति क्या होता है? ये एक ऐसा देश है जिसका हर क्षेत्र में अन्य सभी देशों पर इतना दबदबा होता है कि वो अपने वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह आज़ाद होता है। युद्ध के बाद अमेरिका न केवल दुनिया के सेंट्रल बैंकर के रूप में काम कर रहा था, बल्कि वो बिना किसी रोक टोक के ग्लोबल इकोनॉमी के नियम भी अपने हिसाब से तय कर सकता था। इस विशाल प्रभुत्व का अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 65% हिस्सा, जी हां 65%, अकेले अमेरिका के पास था। बाकी पूरी दुनिया के पास मिलकर सिर्फ 35% सोना बचा था। ये चौंकाने वाला आंकड़ा साबित करता है कि उस वक्त इस पूरी ग्लोबल सिस्टम का भार उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही इकलौता विकल्प था, क्योंकि किसी और के पास इतनी मजबूत नींव थी ही नहीं। पर यह नई व्यवस्था सबके लिए जश्न मनाने का मौका नहीं थी। 1944 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया था कि ये युद्ध के बाद ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा झटका है। ये ऐतिहासिक कोट हमें साफ दिखाता है कि कैसे ग्लोबल फाइनेंस की सत्ता का ताज बड़ी ही तकलीफ के साथ यूनाइटेड किंगडम के सिर से उतरकर अमेरिका के सिर सज रहा था। खैर, कोई भी व्यवस्था हमेशा के लिए दोषरहित नहीं होती, और यहीं से शुरू होती है डॉलर की भरमार और सोने के खूंटे में आते दरारें। हुआ यूं कि युद्ध के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान, शीत युद्ध और खासकर वियतनाम युद्ध के जरिए दुनिया भर में बेतहाशा पैसा खर्च किया। इस खर्च ने डॉलर की कमी को बहुत जल्द डॉलर की भरमार में बदल दिया। यहीं पर एक बड़ी समस्या खड़ी हुई, जिसे ट्रिफिन डिलेमा कहते हैं। 1960 में अर्थशास्त्री रॉबर्ट ट्रिफिन ने बताया कि जो देश ग्लोबल रिजर्व करेंसी छापता है, उसे दुनिया की जरूरत पूरी करने के लिए लगातार घाटे में रहना पड़ता है। लेकिन यही घाटा अंततः उस करेंसी के अपनी बैकिंग में लोगों का भरोसा तोड़ देता है। यानी जितने ज्यादा डॉलर दुनिया में बांटे जाते, सोने से डॉलर का वो फिक्स रिश्ता उतना ही कमजोर होता जाता।
और ट्रिफिन की बात बिल्कुल सच साबित हुई। इस विरोधाभास का नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। 1970s आते आते अमेरिकी डॉलर की गोल्ड बैकिंग 55% से बड़ी तेजी से गिरकर महज 22% रह गई। इसका सीधा सा मतलब था कि अब दुनिया भर में डॉलर रखने वालों को डर लगने लगा था कि उनके पास रखे डॉलर के बदले उन्हें सच में कभी सोना मिल भी पाएगा या नहीं। और इसी डर ने जन्म दिया हमारे अगले पड़ाव को, निक्सन शॉक और एक युग का अंत। जब अमेरिका का सोना तेजी से घटने लगा और महंगाई आसमान छूने लगी तो पतन बहुत तेजी से हुआ। 1968 में ही लंदन गोल्ड पूल ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। फिर सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल 1971 में आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने दुनिया को चौंकाते हुए गोल्ड विंडो हमेशा के लिए बंद कर दी। इसे ही निक्सन शॉक कहा जाता है। अब डॉलर का सोने से कोई नाता नहीं रहा और वो रातों रात एक फियाट करेंसी बन गया। इसके बाद 1973 तक आते आते दुनिया की बड़ी करेंसीज की वैल्यू ओपन मार्केट में अपने आप तय होने लगी और 1976 के जमाइका समझौते ने इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो आज 21वीं सदी में ब्रेटन वुड्स के बाद की दुनिया में इस सिस्टम की क्या विरासत बची है? ब्रेटन वुड्स के ढहने ने आज की फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स वाली दुनिया को जन्म दिया। आज सोने से जुड़ाव न होने के बावजूद अमेरिकी डॉलर ग्लोबल फाइनेंस के केंद्र में बना हुआ है, जो अमेरिका को काम करने की असीम आज़ादी देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विकासशील देशों की अपनी चिंताएं हैं। कई आलोचकों का मानना है कि IMF अक्सर मुश्किल में फंसे देशों पर बहुत सख्त मितव्ययिता नीतियां थोपता है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक पर भी अक्सर ऐसी शर्तें थोपने का आरोप लगता है जो विकासशील देशों की लोकल अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव डालती हैं। आज की ग्लोबल इकोनॉमी की पूरी तस्वीर देखने के लिए इन दोनों ही पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है, जब भी दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक भूचाल आता है तो एक नए ढांचे की मांग फिर से उठने लगती है। 2008 और फिर 2020 के भयंकर वित्तीय संकटों ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बिल्कुल शुरू से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसे एक नए ब्रेटन वुड्स मूवमेंट की पुकार कहा गया। ये साफ दिखाता है कि आज के वर्तमान सिस्टम में सुधार की कितनी गहरी इच्छा अभी भी मौजूद है। और यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा और विचारू तेजक सवाल। आज जिस तेजी से क्रिप्टो करेंसी और विकेंद्रीकृत वित्त यानी डीफाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्या हमें वाकई एक नए ब्रेटन वुड्स समझौते की जरूरत है? क्या बिटकॉइन जैसी डिसेंट्रलाइज्ड प्रणालियां भविष्य में ग्लोबल फाइनेंस का नया मानक बन सकती हैं? ये एक ऐसा सशक्त सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ग्लोबल इकोनॉमी का भविष्य कैसा होने वाला है। इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हमारे साथ